वेलकम फ्रेंड्स टू हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। इसके पहले क्लासेस में मैंने क्लास 9 के चैप्टर्स पढ़ाए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें से सोशलिज्म इन यूरोप हमारा खत्म हो गया था। आज हम देखेंगे द रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी की जो बुक है एसएसटी की, उसमें से हिस्ट्री की जो बुक आती है क्लास 9th की, उसका है सेकंड चैप्टर द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आज लाइट थोड़ा कम है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो, सो प्लीज मैनेज। सेकंड चैप्टर द रशियन रिवॉल्यूशन, हम स्टार्ट करते हैं। फिर रशियन रिवॉल्यूशन जैसे कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था तो फ्रांस के बारे में पढ़ा था पहले। ठीक है, अब जब हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो रशिया जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। अब रशिया है कहाँ? तो जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप लोगों के पास अगर मैप होगा तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्योंकि मैं मैप को दिखाऊंगी तो मैप बहुत छोटा दिखेगा करके, तो मैं ये सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। हमारा देखिए जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप जो है, उसमें ये वाला जो महाद्वीप है हमारा क्या आ जाता है? ये वाला जो महाद्वीप हमारा यूरोप में आ जाता है। ठीक है, और ये जो महाद्वीप है वो एशिया में आता है। लेकिन एशिया ये पूरा महाद्वीप एशिया में आता है, ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, ये इंडिया के पास इंडिया है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है वो कहलाता है आपका रशिया। ठीक है, रशिया अब चूंकि अगर मैप में देखा जाए तो हमें कैसा लग रहा है कि ये जो रशिया है वो एशिया महाद्वीप में है। ओवरऑल दैट इज राइट कि 90% जो रूस का या रशिया का जो पोर्शन है वो कहाँ है? एशिया में है। लेकिन ओनली 3% जो आता है वो यूरोप में आता है। ठीक है, ये जो है यूरोप पूरा है, यहाँ तक यूरोप में आता है। तो ये 3% जो एरिया आता है, सिर्फ उस वजह से इसको रशिया मतलब ये रूस को यूरोप में भी माना जाता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है। और रूस की जो राजधानी है यूरोप एंड रशिया, दैट इज यूरेशिया, मतलब ये यूरेशिया वाला जो पोर्शन रहता है यूरोप रशिया की जो राजधानी है कैपिटल मॉस्को, वो यूरोप में आता है। ठीक है, तो ये रशिया का जो पोर्शन है इसमें जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम, उसको भी हम मोस्टली यूरोप से कनेक्ट करके ही देखते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखिए रूस के जब रशिया के बारे में देखते हैं तो उस टाइम क्या था, वहां पर जो किंग थे, जैसे कि हमने फ्रांस में पढ़ा था, फ्रांस में कौन था? लुई 16 जब रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उसी तरह रशिया में जो किंग थे जार निकोलस सेकंड, जार निकोलस सेकंड। रशिया में जो किंग थे वो कौन थे? जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड कौन थे? किंग ऑफ रशियन अंपायर। रशिया का जो पूरा अंपायर था उसके किंग थे जार निकोलस सेकंड। और निकोलस सेकंड के टाइम पे ही क्या हुआ था? ये रशियन रिवॉल्यूशन मोस्टली स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड चीज क्या देखते हैं कि उस समय रशिया में बहुत ही डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, डिफरेंट रिलीजन। अब उस रिलीजन में कौन थे? डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट रिलीजन के जो लोग रहते थे उनमें हम देखते हैं, उनमें कौन था? आपके प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट्स थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स। सेकंड थे आपके मुस्लिम्स, मुस्लिम्स थे, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड इसके बाद आपके बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट के बाद कैथोलिक्स थे। ठीक है, कैथोलिक्स। अब ये जो चार टाइप के जो रिलीजन दिख रहे हैं ये मोस्टली बोल सकते हैं ओवरऑल ये जो रशिया का जो भाग था इसमें कौन लोग रहते थे? प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड कैथोलिक्स। यही चार रिलीजन के जो 4 रिलीजन के जो लोग थे वो रशिया में रहते थे। लेकिन इनके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजन था, तो ये चारों तो रहते ही थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो रिलीजन था वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशियन ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स, सॉरी ऑर्थोडॉक्स होगा। ठीक है, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो
रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थे वो क्या थे, मेजर जो पॉपुलेशन था रसिया का वो ये था। हालांकि ये भी रहते थे लेकिन मेजर पॉपुलेशन इनका था। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रसिया का जो सबसे ज्यादा लोग थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर बेस्ड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे। एग्रीकल्चर जो वहां पर था वो उस समय जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय एग्रीकल्चर बेस्ड थे। पहले क्या था, किंग हमने देख लिया, जार निकोलस सेकंड थे। उसके बाद अलग अलग धर्म के लोग रसिया में रहते थे जिनमें प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड कैथोलिक थे, लेकिन मेजोरिटी कौन थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और उसके बाद वहां पर उस समय क्या थे, मोस्टली 85% 85% लोग ना, 85% जो पीपल थे वो क्या थे, किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। और वो लोग क्या थे, देयर आर वेरी लिटिल इंडस्ट्री। वहां पे क्या था, मैंने अभी बताया आप लोग को, कल्चर पे जब देखिए 85% लोग जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो आपके इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री पोर्शन होते हैं, इंडस्ट्री में कौन थे, बहुत कम लोग इंडस्ट्री पे, मतलब बहुत कम लोग जो थे वो इंडस्ट्री पे डिपेंड थे। और इंडस्ट्री जो था वो बहुत ही कम था रशियन एम्पायर में उस समय। मेनली इंडस्ट्री उस टाइम आप देख सकते हैं वो दो जगहों पे था रशिया में, मेनली दो जगहों पर था। एक फिर कहाँ था आपका, पीट्सबर्ग, या एक सेकंड, एक पीट्सबर्ग में था, ठीक है, और सेकंड आपका मॉस्को में था। इंडस्ट्री मोस्टली दो ही जगह पर थे, कहाँ, पीट्सबर्ग और मॉस्को। मॉस्को इस वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है, मॉस्को, पीट्सबर्ग और मॉस्को में, बाकी 85% पीपल तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। ठीक है, अब धीरे धीरे वहां पर जैसे जैसे समय बीतता गया, ये सारे मतलब उस समय जो स्टार्टिंग का, जैसे स्टार्टिंग का ये मैंने बताया आप लोगों को कंडीशंस। उसके बाद क्या था, जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के बाद नियर अबाउट 1819 में, 1819 में क्या होता है, वहां पर रेलवे जो था, रेलवे डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, रेलवे रेलवे के डेवलपमेंट्स हुए। रेलवे का जो नेटवर्क था, रेलवे का नेटवर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। 1914 में, 1914 तक, 1914 में मोस्टली जो इंडस्ट्री थे, इंडस्ट्री को क्या किया गया, डेवलप किया गया। उसमें क्या है कि जो फीमेल वर्कर्स थे वो भी फैक्ट्री में आने लगे, लेकिन उनके जो वेजेस थे, यहाँ पे देखिए हम मैरिज देख रहे हैं, यहाँ पे हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, रेलवे डेवलपमेंट्स हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन 1940 में जो इंडस्ट्री में जो लोग वर्क करते थे, जो मैन थे, उनको मिनिमम बोल सकते हैं ठीक ठाक दिया जाता था वेजेस, लेकिन जो वहाँ पर फीमेल थे, मेंस तो पहले से ही काम करते थे। ठीक है, प्लस जब फीमेल्स उनमें जब इंक्लूड होने लगी तो फीमेल को जो वेजेस दिए जाते थे वो वेजेस क्या होते थे, काफी लो होते थे मेंस के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपेरिजन कंपेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिमेरिट्स भी हम देखने को मिलने लगा हमें। और रशियन के जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इंडस्ट्री में जो मालिक हैं वो तो क्या कर रहे हैं, मेंस को ठीक ठाक दे रहे थे सैलरी, लेकिन फीमेल्स को जो वेजेस दे रहे थे वो बहुत कम दे रहे थे। अब ये क्या है, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, जितने भी वर्कर्स थे वैसे उस समय वैसे में एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसके बाद हम देखते हैं आगे का टॉपिक। आपके एनसीईआरटी के बुक में टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उसको आप एक बार अगर रीड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नोट्स, इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे देखते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन, रशियन सोसाइटी इन रूरल एरिया। रशियन सोसाइटी इन रूरल एरिया, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें क्या था, कुछ फार्मर्स, some farmers had less land and many farmers did not have land। वहां पे क्या था, जो रशिया में जो लोग थे
मैंने जैसे पहले बताया आप लोग को 85% जो लोग थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। लेकिन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहने के बावजूद भी उनमें से जो 85%, ये सपोज दैट 85% पीपल हैं, ठीक है, इनमें से बहुत कम ऐसे पीपल थे जिनके पास क्या होता था, अपना लैंड होता था। लेकिन मतलब मैक्सिमम जो लोग थे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, अपनी भूमि नहीं होती थी, अपनी जमीन नहीं होती थी, वो किसी और की जमीन पे क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे या एग्रीकल्चर करते थे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड हैज हेल्प टू द नोबल्टी एंड चर्च। अब आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में पढ़ा होगा, सोसाइटी में क्या थे उस समय, चर्च की भी जमीन होती थी, नोबल्टी जो होते थे, नोबल्टी उनकी भी जमीन होती थी, ठीक है, उसके बाद नोबल्टीज की भी जमीन होती थी। नेक्स्ट जो नॉर्मल पीपल थे, ठीक है, नॉर्मल पीपल जो थे उनकी भी जमीन होती थी। तो मैक्सिमम जो जमीन था, यहाँ इनके पास क्या था, जमीन काफी कम था, लेकिन ये क्या थे, 85% डिपेंड किस पे थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। लेकिन लेस लैंड था इनके पास, या कुछ ऐसे थे जिनके पास लैंड था ही नहीं, भूमि थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लैंड किसके पास था, इन दोनों के पास था, चर्च और नोबल्टी के पास था। उन्होंने काफी ज्यादा जो वहाँ के लैंड थे, काफी ज्यादा जो एरिया था उसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स जो थे वो सबसे ज्यादा नफरत किससे करते थे, नोबेल्टी से करते थे। रीजन मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि उनका मानना था जो नोबेल्टी है, ये लोग थे, इनसे काफी ज्यादा नफरत करते थे। ये क्या थे, 85% एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, दैट्स व्हाई द रीजन, इनको क्या हम फार्मर्स बोल सकते हैं, ये फार्मर्स ही थे, ठीक है, मैक्सिमम फार्मर्स थे। ये इन लोगों से सॉरी इन लोगों से क्या करते थे, नफरत करते थे। रीजन क्या था, इनको लगता था कि इनके मैक्सिमम लैंड को किसने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, चर्च एंड नोबेल्टी ने। रशियन पीजेंट जो थे वो डिफरेंट फ्रॉम में डिफरेंट थे, क्यों, किससे, यूरोपियन पीजेंट्स थे। अब ये जो मैंने अभी जो मैप में आप लोगों को दिखाया था, रशियन पीजेंट्स वो डिफरेंट थे, यूरोपियन पीजेंट्स थे। क्यों? वहां पर जो लोग थे वो मैक्सिमम अपने अपने लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन रशियन के जो एग्रीकल्चर जो करते थे, फार्मर्स थे, उनका क्या था, दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड। वो एक सिस्टम यूज करते थे, पुलिंग देयर लैंड। जिसके पास लैंड नहीं है, ठीक है, वो क्या करता था, इसके लैंड में मतलब एक दूसरे से काफी ज्यादा पुलिंग करके चलता था। पुलिंग करके चलने का मतलब वो बोल सकते हैं, दे डिवाइडेड देयर आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। वो क्या करते थे, अपने जो मतलब उनके जो कल्टीवेशन से या एग्रीकल्चर से उनको जो गेन होता था, या उनको जो फसल वगैरह मिलती थी, जो भी आउटपुट मिलता था, उस आउटपुट को क्या करते थे, ऑल ओवर फार्मर्स में डिवाइड कर देते थे, जिससे कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे, ठीक है। अब रशिया में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इलीगल 1914 के पहले, ये तो फार्मर्स का पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने। अब उस समय क्या था, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स भी थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी थे रशिया में। ये आपका आ गया रशिया सोसाइटी में, एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया आप लोगों को, फार्मर्स के बारे में बता दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, ठीक है। ये जो मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ क्या है, वो एक बेस तैयार हो रहा था रिवॉल्यूशन से पहले का, ठीक है। जार के बारे में मैंने बताया, जो किंग था वहां का। उसके बाद सोसाइटी में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, उनमें भी मतभेद था। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एग्रीकल्चर में आपका जो फार्मर्स थे, और चर्च नोबल्टी में भी यहाँ मतभेद चल रहा था, सेकंड रीजन ये हो गया। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, इनका भी काफी ज्यादा योगदान था किसमें, रशियन के रिवॉल्यूशन में। इसमें बहुत सारे ऐसे जो पार्टीज थे वो क्या थे, इलीगल थे, ठीक है, और कुछ पार्टीज लीगल भी थे, लेकिन मोस्टली क्या थे, इलीगल थे। अब इसमें से कुछ कुछ हम पार्टीज के नाम देखेंगे जो क्या थे, इलीगल थे। अब 1898 में, ठीक है, 1898 में क्या था वहां पर, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स, नॉट फार्मर्स, वर्कर्स पार्टी, ठीक है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये कब आया, 1898 में इसको बनाया गया, ठीक है। और इसमें क्या था, मेजोरिटी
ये जो पार्टी थी इसमें मेजोरिटी कौन थे, मेजोरिटी किसकी थी इसमें, मेजोरिटी मेनली जो थे मेजोरिटी किसकी थी, वर्कर्स की थी, मेनली इसमें वर्कर्स थे। ठीक है, इस पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं वर्कर्स पार्टी है, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, मेजोरिटी मेनली वर्कर्स होंगे। और ये क्या करते थे, अर्बन एरिया में एक्टिव थे। एक्टिव कहाँ थे, अर्बन एरिया में एक्टिव थे। इस पार्टी की जो बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप, या फिर ऐसे मतलब देख सकते हैं कि इस पार्टी में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या चीजें सही थी। मेजोरिटी किसका था, वर्कर का था, और एक्टिविटी जो मतलब एक्टिव कौन थे, कहाँ थे ये एक्टिव, अर्बन एरिया में एक्टिव थे। सेकंड पार्टी बना इसमें 1900 में। फर्स्ट पार्टी आप लोगों ने देख लिया, सेकंड पार्टी 1900 में बना, जो था सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट वाले में देख लिया। तो सेकंड वाले में हम देखते हैं सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो था ये कहाँ था, मेनली किसका था, मेनली इसमें मेजोरिटी किसकी थी, मेनली पीजेंट्स थे, पीजेंट्स, ठीक है, फार्मर्स भी बोल सकते हैं, पीजेंट्स फार्मर। और ये कहाँ एक्टिव थे, रूरल एरिया। गुड, एक्टिव कहाँ थे, रूरल, ओके, ये अर्बन एरिया में, ये रूरल एरिया में। ये दोनों जो पार्टी थे वो क्या थे, इलीगल थे, इलीगल पार्टी थे, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो क्या थे, इलीगल थे, ठीक है। और फार्मर्स जो थे वो इसमें, फार्मर्स पीजेंट में तो आ ही गया, फार्मर्स भी आता है, लेकिन जो अलग से सिर्फ फार्मिंग का वर्क करते थे ना, वो क्या थे, वो सोशलिस्ट थे। फार्मर्स क्या थे, वो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट माना जाता था फार्मर्स को, ठीक है। अब जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो कि हमने अभी पढ़ा, इसको चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। 1893 में जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना, वो क्या हुआ, वो डिवाइड हो गया, ठीक है। ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी क्या हुआ, टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पार्टी कब डिवाइड हुआ, 1903 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। टू पार्ट्स में डिवाइड जब हुआ तो फर्स्ट का नाम था बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक। एंड सेकेंड पार्ट जो इसका था उसका नाम था मेनसेविक, ठीक है, बोल्शेविक और मेनसेविक। इससे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1903 में बोल्शेविक और मेनसेविक में डिवाइड हो गए। बोर्ड से एग्जाम में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब के बीच में आते हैं। हिस्ट्री से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपको सिर्फ यही पूछेगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी कब बनी थी, ठीक है। अगर ऑप्शनेबल है, एमसीक्यू है, तो ऑप्शन में आ गया आपका 1898, 1897, 1896 एंड 1903, ओके। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करना पड़ गया था मुझे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो था बोल्शेविक और मेनसेविक दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब दो पार्ट में जब डिवाइड हो गए थे तो इसमें देखिए क्या था, बोल्शेविक और जो मेनसेविक थे इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जिसमें क्या था, जो बोल्शेविक थे उनका हेड कौन था, बोल्शेविक के हेड थे व्लादिमीर लेनिन। इसका हेड कौन था, हेड था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, बोल्शेविक का हेड था। और वहीं मेनसेविक का हेड कौन था, मेनसेविक के जो हेड थे वो थे जूलियन मार्टर, ये इसके हेड थे, ठीक है, इसके हेड थे, मेनसेविक के हेड थे। बोल्शेविक जो था, द बोल्शेविक believed that the party should be disciplined। बोल्शेविक हमेशा बिलीव करते थे कि पार्टी क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है।
अनडिसिप्लिन लोगों में बिलीव नहीं करते थे, ये याद रखिएगा। बोल्शेविक में व्लादिमीर लेनिन जो इसके हेड थे, एंड हमेशा डिसिप्लिन में इनका मानना था कि जो बोल्शेविक है उसकी जो पार्टी है वो हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो थे आपका जूलियन मार्टर जो थे वो हेड थे मेंशेविक की, और मेंशेविक हमेशा किसमें बिलीव करते थे दैट द पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल। पार्टी जो होना चाहिए ओपन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ओपन फॉर ऑल बोल सकते हैं। ये कुछ ज्यादा ये मतलब ये कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और ये उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे मेंशेविक, ठीक है। बोल्शेविक मेंशेविक आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ये हमने ये जो देखा, इसके बाद 1903 के बाद जार निकोलस सेकंड जो थे वो उनके पास पावर थी, ठीक है। अब वहां पर क्या था, पावर तो उनके पास था, और सेकंड क्या थी कि पार्लियामेंट जो थी वहां की, रशियन की जो पार्लियामेंट थी वहां, सॉरी रशिया में जो थी वो पार्लियामेंट नहीं थी। रशिया में किसी भी तरह की पार्लियामेंट नहीं, जैसे हमने फ्रांस में देखा था पार्लियामेंट था, लेकिन यहाँ पे रशिया में कोई पार्लियामेंट नहीं था। डिसीजन तो जो था वो सब कौन लेता था, डेफिनेटली राजा लेगा, जार निकोलस सेकंड। और यहाँ पे क्या था, जो वॉर हुआ था वॉर जो रशिया का हुआ था, रशिया का जापान के साथ लगातार वॉर चल रहा था। एक रीजन ये भी था, रशिया क्या कहता, रशिया हैड लॉस्ट टू जापान मैनी टाइम्स इन वॉर। रशिया काफी बार क्या हुआ था, रशिया जो था वो जापान से हार चुका था, लेकिन जार जो था वो हार नहीं मान रहा था। हार नहीं मानने का रीजन क्या था, कंडीशन मतलब हार नहीं मान रहा है, अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि वॉर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसकी वजह से जो कंडीशन था वो दिन पर दिन खराब होते जा रहा था वहाँ का, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन। और इतना ज्यादा कंडीशन हो गया था जिसकी वजह से वहाँ पे रिवॉल्यूशन की कंडीशन मतलब आ गई। और इसी दौरान क्या हुआ था, 22 जनवरी 1905 को वर्कर जो थे वो फादर गैपोन के लीडरशिप में, वर्कर जो थे 22 जनवरी 1905 को क्या किया था, वर्कर जो थे वो फादर गैपोन के लीडरशिप में क्या होते हैं, जब ये सारी कंडीशन ऊपर जो अभी तक मैंने बताया वो चलते आ रही थी, तो उन सब से ना त्रस्त होकर जो जनता होती है वो फादर गैपोन के साथ मिलकर सरकार राजा के विरुद्ध क्या करती है, आंदोलन करती है। और आंदोलन करने के लिए जैसे ही क्या करते हैं, मतलब वो लोग एक आंदोलन करते हुए चलने लगते हैं, जाते हैं, तो राजा क्या करते हैं, उस पर ओपन फायर का ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। आंदोलन करके जब काफी भीड़ आ रही है तो डेफिनेटली राजा कुछ ना कुछ करेगा। राजा क्या करते हैं यहाँ पे उन पे ओपन फायर का, किस पर, ये जो पीपल्स के ग्रुप मतलब फादर व्यापन जो लेकर जा रहे थे, पीपल्स के जो बहुत सारे पीपल की जो भीड़ थी, ठीक है, इस पर ओपन फायर का वो कर देते हैं, ठीक है, ओपन फायर का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही उस पर ओपन फायर होता है तो 100 वर्कर्स जो होते हैं वो वहीं पर मर जाते हैं, ठीक है। 100 वर्कर्स किल्ड, 100 नियर अबाउट 100 वर्कर्स जो क्या होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं, और 300 के नियर अबाउट वर्कर्स क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। और इसी की जो घटना होती है, इसी घटना को हम कहते हैं ब्लडी संडे, ओके। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन ब्लडी संडे एंड डिस्क्राइब ब्लडी संडे, उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इन 22 जनवरी 1905 in the leadership of Father Gapon, people started to movement, and King Tsar Nicholas II. So okay, Nicholas II ने क्या किया था, ओपन फायर का ऑर्डर दिया। ओपन फायर का ऑर्डर देने की वजह से 100 वर्कर्स जो क्या हुए, 100 वर्कर्स की डेथ हो गई, या 300 वर्कर्स जो क्या थे इंजर्ड हो गए। और जिसकी वजह से ये जो घटना हुई वो संडे के दिन हुई थी, इस वजह से इस पूरी इंसिडेंट हुई, इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लडी संडे कहते हैं, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी लगता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको लगता है इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड